तो शुरू करें। शुरू कीजिए आचार्य जी। येनाक्षरसमाम्नाय अधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। कल हमने, आप थोड़ा देखिएगा, आपको मैंने जितनी पीपीटी है उतनी भेज दी है, बाकी की कल भेजने वाले हैं, कल या परसों। तो हम देख रहे थे पद और क्रियापद के बारे में। बाकी सब पद होते हैं, वाक्य में क्रियापद होता है। उसमें ही हमने एक बात की थी, वो थी अव्ययी की। अव्ययी का मैंने लक्षण भी बताया था कि अव्ययी ऐसा ही रहता है, कोई भी लिंग, कोई भी वचन, कोई भी विभक्ति में वो बदलता नहीं है। तो उसकी हमने बात देखी थी कि कोई वाक्य में उसका उपयोग होता है। जैसे चकार का होता है, मतलब और, राम लक्ष्मणश्च, बीच में भी आ सकता है, अंत में भी आ सकता है। तो ये भी मैंने बताया था। और बाद में मैंने बताया था तथा, मतलब और, तथा भी उपयोग होता है। यथा मतलब ऐसे, वो भी उपयोग होता है। तथा मतलब वैसे, ये भी उपयोग होता है। यदा तदा, ये भी उपयोग का मैंने बताया था। यत्र तत्र सर्वत्र, वो भी बताया था गीता के श्लोक को देखा कर। प्रातः सायं मध्याह्न, ये सभी बताया था मैंने। कालवाचक नाम भी बताए थे। वो एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, इसके कारण आपको याद आ जाए, पुनः अभ्यास हो जाए, इसके लिए। तो अभी मैंने ये बताया। फिर हमने देखा था कर्ता, तो 3 पुरुष उसमें देखे थे, 3 वचन देखे थे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। उसके साथ क्रिया कौन सी चलती है, तो क्रिया का पूरा एक चार्ट हमने दिया था। गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छत, गच्छत, गच्छामि, गच्छाव, गच्छामि। उसके बाद हमने देखा था भवान, मतलब आप। जो पुरुष होता है तो भवान कहते हैं, स्त्री होती है तो भवती कहते हैं। तो ये भी हमने देखा था यहाँ पर पिछले सारे वर्गों में। अब यहाँ पर हम आगे थोड़ा चलते हैं, थोड़ा आगे की प्रैक्टिस करते हैं कि कर्ता और क्रियापद ये दोनों मिलकर पहले, सबसे पहले आप वाक्य बनाएंगे। सभी वाक्य आप बनाएंगे। तो आप अभी ऐसा करें कि पूरा का पूरा एक बुक बनाइए, उसमें कर्ता और क्रियापद ऐसे 10-10 वाक्य बनाए। जैसे कैसे, पहले तृतीय पुरुष को लीजिए, रामः गच्छति, तो आपको याद रह जाएंगे क्रियापद सभी। रामः गच्छति, रामः पठति, जो मैंने धातु रूपावली का एक स्क्रीनशॉट, या तो एक पीपीटी नहीं है उसका, शायद स्क्रीनशॉट भेजा है। तो वो आप धातु रूपावली स्कैन कॉपी जो धातु रूपावली की है, उसमें से हमने पहले 25 धातु दिए हैं आपको। जैसे गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, ददाति, ददति, वैसे वदति, वदतः, वदन्ति। उस तरह से बहुत सारे धातु के रूप दिए हैं, उसको आप स्मरण कीजिए, उसको आप वाक्य बनाइए। कैसे वाक्य बनाएंगे, केवल कर्ता और क्रियापद, बाकी एक 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 लेते जाए। कर्ता और क्रियापद का कैसे बनाएंगे, सह गच्छति, सह की जगह पर आप राम भी लिख सकते हैं, रामः गच्छति, तो आपको पता चलेगा राम भी कह सकते हैं, सह भी कह सकते हैं। फिर आप कहेंगे सीता गच्छति, फिर कहेंगे सा गच्छति, सा भी कह सकते हैं, सीता भी कह सकते हैं, सा अर्थात स्त्रीलिंग में होता है। फिर आप ऐसा कहेंगे कि रामः वदति, सह वदति, रामः पठति, स पठति, सीता पठति, सा पठति, सीता वदति, सा वदति। समझ गए ना, सा वदति अर्थात क्या, सीता वदति। सा अर्थात क्या लेना है, सीता। सा भी कह सकते, सीता भी कह सकते। सीता अर्थात नाम लिया, या तो फिर कह दिया वो पढ़ रही है, तो सा पठति। समझ गए आप। कर्ता और क्रियापद वाले 25 वाक्य बनाए, तो आप आसानी से बना सकते हैं, स सा। फिर आप 25 वाक्य ऐसे बनाइए जिसमें मैं आता हूं, अहम, अहम पठामी, अहम गच्छामी, अहम वदामी। बराबर है। तो इस तरह से अहम वाले ही बनेंगे। आप यदि उसमें नाम लिखेंगे कि मैं अहम अमुक अमुक, मतलब मैं अहम मेहुलः वदामि, मैं अहम मेहुलः पठामि, अहम मेहुलः शृणोमि। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। केवल मेहुला कहेंगे तो कंफ्यूजन होगी, किसकी बात कर रहे हैं, इसलिए हम कहना जरूरी होगा।
समझ गए आप? तो इस तरह से आप बनाइए कि अहम से लेकर आप वाक्य बनाइए, उसमें मी आएगा, गच्छामी, पठामी, वदामी, शृणोमी। आगे आप कह सकते हैं और धातु का प्रयोग करके ददामी, कथयामी, वदामी, शृणोमी, पठामी। समझ गए आप? और भी वाक्य के आप प्रयोग इस तरह से कर सकते हैं। तो ये मैंने गच्छामी, वदामी, पठामी, नमामि, तो इस तरह से आप वाक्य के प्रयोग करिए। तो पहले कर्ता, सब्जेक्ट और वर्ब, क्रियापद, ये दोनों को मिलकर आप वाक्य बनाइए। तीसरा कुछ नहीं है अभी, ये दोनों है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन सेट हो गया आपको, तो कभी भी आप ये नहीं कहेंगे अहम गच्छति या स गच्छामि, ऐसा नहीं कहेंगे। आपको पता है अहम गच्छामि होता है, सह पठति पठते, सह पठति होता है, भवान पठति होता है। तो ये खास आप ध्यान रखिए, कर्ता के अनुसार क्रिया है, इसलिए कर्ता को आपको ढूंढना है और उसके अनुसार क्रिया होगी। कर्ता के अनुसार क्रिया होनी चाहिए, वो प्रथम नियम है। इसलिए आप ऐसे 25-25 वाक्य बनाइए। 25-25 वाक्य बनाकर यदि आप भेजेंगे, अभी लायक 100 लोग है, 100 लोग प्रायः 150 लोग है प्रायः अभी संस्कृत के वर्ग में, नियम बढ़ते जाएंगे। तो वो मैं एक गुरुजी को यहाँ बता दूंगा, तो वो कहाँ कहाँ गलतियां है, किसका सही है वो भी बता देंगे। अब राजेश्वर जी को या अमित भाई को बताऊंगा मैं, वो किस तरह से कलेक्ट किया जाए। आप 25-25 लिखते हैं, लेकिन वो सही है कि नहीं वो भी पता लगाना पड़ेगा, कहाँ आप गलती कर रहे हैं। तो अपना एक पेपर लीजिए, उसमें से 25-25 लेकर स्क्रीनशॉट या तो फिर मेल कर दीजिए स्कैन करके उसको, अपने अपने नाम लिखकर। तो मैं यहाँ एक गुरुजी है उसको मैं बताऊंगा, तो रविवार को चेक कर लेंगे किसने क्या गलती की है, वो भी हम आपको बताएंगे और उसको सुधार करेंगे। तो आप कहाँ गलती कर रहे हैं और हर रविवार को पता चल जाएगा। इस रविवार को आप भेज देंगे, अगले रविवार तक वो चेक हो जाएगा सबके। फिर अगले रविवार को हम बताएंगे कि भाई ये सही है और ऐसे ऐसे आ रहे हैं। तो आपकी प्रगति कैसी हो रही है वो भी हम जानेंगे। तो ये ज्यादा आप जिम्मेदारी से करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ईमेल आईडी अभी हम भेज देंगे आपको, अमित भाई आपको भेज देंगे किस आईडी पर भेजना है वो। तो वो अमित भाई अभी लगभग भेज देंगे आज या कल पे, कल के क्लास के बाद, मतलब आज के क्लास के बाद कल या परसों तक आपके पास राजेश्वर राव जी भेज देंगे। तो ये एक हो गया। आप एक बार 25-25 का एक होमवर्क बनाइए कि कर्ता और क्रियापद आपको लिखने ही है। कर्ता और क्रियापद की प्रैक्टिस करनी है 25-25 की। बाद में रोल आएगा कर्म का, क्योंकि मैं सीधा बताता हूँ, आप पहले कर्ता को पहचाने, क्रियापद को। अभी आपको क्रियापद को पहचानना आ गया, गच्छति, पठति, वदति, श्रुणोति आप आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्रिया बता रहा है, ये कोई कर्ता नहीं है। और राम, श्याम, मदन, मेहुल, राजेश्वर, ये सब आएगा तो आपको पता चल जाएगा ये कर्ता की बात हो रही है। फिर आपको आएगा रामम पुस्तकम, समझ गए ना आप, रामम पुस्तकम, तो आपको पता चलेगा। श्यामम, राजेश्वरम, तो आपको पता चलेगा ये कर्म है। म वाला आएगा वो कर्म होगा। जैसे मैं राम को पढ़ाता हूँ तो क्या कहूंगा मैं, अहम, तो ये यहाँ पर अहम करता होगा। राम पढ़ने वाला है, कर्म है, इसलिए अहम रामम पाठयामी। मैं पुस्तक को देखता हूँ, पुस्तकम पश्यामी। मैं ग्रंथ को पढ़ता हूँ, ग्रंथम पठामी। चित्र को देखता हूँ, चित्रम पश्यामी। सीता को देखता हूँ, सीताम पश्यामी। समझ गए ना आप? हाँ, तो ये ग्रंथ को लिखता हूँ, ग्रंथम लिखामी। समझ गए आप? गीत को सुनता हूँ, गीतम शृणोमी। आयुर्वेद को पढ़ता हूँ, आयुर्वेदम पठामी। ग्रंथ को देता हूँ, ग्रंथम ददामी। पुस्तक को देता हूँ, पुस्तकम ददामी। वस्त्र को देता हूँ, वस्त्रम ददामी। आप समझ गए? म वाले आएंगे वो प्रायः कर्म होंगे, वो मैं बता रहा हूँ अकारांत पुल्लिंग के हिसाब से, आकारांत स्त्रीलिंग के हिसाब से जो हमने पढ़े हैं। और भी आ सकते हैं, उसका अभ्यास हम आगे करेंगे। आप धीरे धीरे अब चीज देखिए, मैं चित्र को देखता हूँ तो अहम आ गया, देखता हूँ को यहाँ पर क्या आ गया, पश्यामी आ गया। अब चित्र
चित्र को, तो द्वितीय विभक्ति आएगी चित्र को। चित्र को देखता हूँ, कर्म हो गया चित्र देखने की क्रिया का। किसके ऊपर क्रिया हो रही है? चित्र के ऊपर। क्या देख रहा है? चित्र को देख रहा है, चित्र को देख रहा है। तो अहम चित्रम पश्यामि, अहम ग्रंथम पठामि, अहम भाषाम वदामि, अहम संस्कृतम वदामि, अहम वाक्यम वदामि। समझ गए? देती हूं को क्या कहते हैं ऐसा बताया है। देती हूं तो क्या कहेंगे? ददामी कहेंगे। मैं देती हूं, अहम पुस्तकम ददामी। लेती हूं उसको कहेंगे गृह्णामि। समझ गए ना? मित्र किसको कहते हैं? जो देता है और जो लेता है, बराबर। जो गुह्य बताता है और गुह्य मतलब पर्सनल बातें भी पूछ सकता है, पूछता है, बराबर। भोजन कराता है और फिर अपना भोजन करता है। संस्कृत में बहुत अच्छा बताया है, ददेयाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। चाणक्य ने ये 6 प्रकार के मित्र के लक्षण बताए हैं। षड्विधम प्रीति लक्षणम, 6 प्रकार के प्रीति के लक्षण। हम कभी चाणक्य नीति भी देखते जाएंगे तो उसमें जीवन का पूरा ज्ञान भरा हुआ है संस्कृत भाषा में। इसके लिए हम ये अभ्यास करेंगे, इसका फल बहुत है। हम आसानी से समझ सकते हैं किस तरह से इसको हम पढ़ सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं। तो ये हमने बताया, ददामी, पुस्तकम ददामी, ग्रंथम ददामी। समझ गए? तो ये इस तरह से आप कर्म को भी जोड़िए। समझ गए? करण का थोड़ा, संप्रदान का थोड़ा कठिन है, वो हम बाद में लेंगे। ये बिल्कुल सरल है, कर्ता का, कर्म का, क्रियापद का, ये तीनों का उपयोग कर सकते हैं आप। समझ गए? कर्ता का उपयोग किया रामः, कर्म का उपयोग किया पुस्तकम, पठामि, पठामि क्रियापद है, पुस्तकम कर्म है, राम करता है। आपको अब आसान रहेगा। अहम चित्रम पश्यामि, अहम ग्रंथम लिखामि, अहम पुस्तकम ददामि, अहम गीतम शृणोमि, अहम वाक्यम वदामि, अहम भोजनम करोमि, अहम कृष्णम भजामि। भजामि अर्थात मैं भजन करता हूँ, सेवा करता हूँ, स्तुति करता हूँ। भजामि संस्कृत में भज सेवायाम ऐसा अर्थ है। भजन अर्थात सेवा करना, भजन गाना नहीं है वो हिंदी वाला भजन नहीं है। संस्कृत में भज अर्थात सेवा कर, भज सेवायाम था। तो अहम कृष्णम भजामि, बराबर है। तो ये आप इस तरह से वाक्य बना सकते हैं। अहम वाक्यम वदामि, अहम कृष्णम स्मरामि। स्मरामि अर्थात मैं स्मरण करता हूँ, वदामि अर्थात मैं बोलता हूँ। अहम वाक्यम वदामि। ऐसे आप 25 वाक्य तैयार कीजिए जिसमें कर्म आता हो। क्या आता हो? जिसमें कर्म आता हो। ऐसे भी 25 वाक्य आप तैयार करिए। आपको समझ आ गया होगा अभी कि सभी लोग तैयार करेंगे तो आसानी होगी, आपको सीखने में बहुत ही आसान रहेगा। आप आसानी से संस्कृत को सीख सकते हैं। उस तरह की सरलतम पद्धति से हम दर्शन शास्त्र को, आयुर्वेद को, संस्कृत को सिखाते हैं, जो गुरु जी की एक बहुत ही आसान पद्धति रही। सालों सालों बाद उन्होंने ये टेक्निक का, ये पद्धति का उपयोग बताया और आसानी से उच्चारण का शास्त्र भी हम सीख सकते हैं। तो केवल आपको क्या करना है? केवल आपको अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है। तो आप समझ गए होंगे अभी। तो इतना आप घर पर बनाइए। पहले कर्ता का वाक्य, कर्ता 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 मतलब कर्ता और क्रियाएं, और बाद में कर्ता कर्म क्रियापद तीनों आए। तो आपके बहुत अच्छा अभ्यास हो जाएगा। आप रोज बोल सकते हैं। आप रोज अपनी क्रिया को बोले। जो जो आप कर्म तो करते ही है, तो कर्म करते हैं तो उसको बोलिए। जैसे सुबह उठे तो अहम दंत धावनम करोमि, कर्म आ गया दंत धावनम, अहम दंत धावनम करोमि। अच्छा, आपको आसान है, केवल कर्म बता दीजिए, फिर करोमि 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 तो ऐसा ही रहेगा क्योंकि आप करते ही हो सब कुछ। अहम स्नानम करोमि, अहम अल्पाहारम करोमि। सुबह जब हम करते हैं तो सुबह अल्प लेना होता है भोजन, तो इसलिए उसको अल्पाहार कहते हैं। जिसको हम ब्रेकफास्ट या नाश्ता कहते हैं तो अल्पाहारम करो, अल्प लेना होता है तो अल्पाहारम करो। फिर भोजनम करो, अहम भोजनम करोमि। तो इस तरह से आप मध्याह्न को बता सकते हैं, 10-11 बजे हम भोजनम करोमि। फिर आप वाम कुक्षिम करोमि, अहम वाम कुक्षिम करोमि, इस तरह से बता सकते। फिर अहम
भोजनम करोमि, अहम तक्रम पिबामि, मैं छाछ पीता हूँ। तो उसको पता भी चलेगा कि आयुर्वेद में क्या क्या पीने को बताया है। तो भोजनांते पिबेत तक्रम, भोजनांते मतलब भोजन के अंत में, तक्रम पिबामि, तक्र पीता हूँ, छाछ पीता हूँ, तक्रम पिबामि, तक्र को पीता हूँ, छाछ को पीता हूँ। समझ गए। फिर क्या कहेंगे हम, त्रिवादने पठामि, मतलब अहम पुस्तकम पठामि, अहम पुस्तकम पठामि। और बाद में मतलब कहते हैं अनंतरम, बाद में मतलब क्या कहते हैं, अनंतरम, अनंतरम मतलब बाद। समझ गए आप, अनंतरम। मैं ऐसा कहूंगा, अहम दंत धावनम करोमि, अनंतरम स्नानम करो। तो आप ऐसे समझे, पहले मैं दंत धावन करता हूँ और स्नान, बाद में स्नान करता हूँ। प्राक मतलब होता है पहले। समझ गए आप, प्राक मतलब पहले, अनंतरम मतलब बाद में। अनंतरम, आप ये याद रखिए, अनंतरम तुरंत बाद में, तो अनंतरम हम ज्यादा प्रयोग करते हैं। पश्चात अर्थात बाद में, लेकिन वो तब बाद में कहना है, आप तुरंत नहीं करते हैं। जैसे उसके बाद में गया, तो ततः तत्पश्चात अहम गतवान, ऐसा हम कह सकते हैं। तुरंत यदि गया तो अनंतरम, अंतर नहीं है, अनंतरम मतलब अंतर बिना में गया, ये हुआ। जैसे हम दंत धावन करके तुरंत स्नान करते हैं, तो हम कह सकते हैं दंत धावनम करोमि अनंतरम स्नानम करोमि, मतलब तुरंत करता हूँ। मैं दंत धावन करता हूँ, तुरंत स्नान करता हूँ। बाद में भोजन भी बाद में ही करते हैं, लेकिन वो तो बहुत काल बीच में जाता है। ऑफिस भी जाते हैं आप, कार्यालयम गच्छामि, वो तो बहुत बाद में जाते हैं। तो बहुत तुरंत क्या करते हैं, तो उसको कहते हैं अनंतरम। क्या कहते हैं, अनंतरम। तो आपको जब भी दिनचर्या लिखनी है तब अनंतर का प्रयोग करना है, क्योंकि आप तुरंत की क्रिया बता रहे हैं। अहम दंत धावनम करोमि, तदनंतरम अहम स्नानम करोमि, अनंतरम अहम प्रार्थनाम करोमि, प्रार्थना करोमि नहीं होगा, प्रार्थनाम करोमि, कर्म है यहाँ पर, प्रार्थनाम। समझ गया, प्रार्थनाम करोमि, अनंतरम अहम अल्पाहारम करोमि, अनंतरम अहम कार्यालयम गच्छामि, कार्यालय को जाता हूं मैं, अनंतरम अहम कार्यम करोमि, मैं मेरा कार्य करता हूं, अनंतरम अहम आगच्छामि, मैं आता हूं घर पे, अनंतरम अहम भोजनम करोमि, अनंतरम अहम स्वपीमि, स्वपीमि अर्थात सोता हूं। आपको थोड़े थोड़े याद रखने हैं, उसमें एक स्वपीमि है, वो अलग तरह से बनेगा, गच्छामि ऐसा, स्वपीमि, स्वपीमि सोता हूं, अनंतरम अहम उत्तिष्ठामि, अनंतरम अहम पुस्तकम पठामि, अनंतरम अहम चित्रपटम पश्यामि, पिक्चर देखते हैं टीवी, उसको कहते हैं चित्रपटम, चित्रपटम। समझ गए आप, हाँ चित्रपटम अर्थात पिक्चर को, पिक्चर यदि देखते हैं तो, नहीं देखते होंगे हम तो पढ़ते ही होंगे, इसलिए उसकी संस्कृत जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे लगता है संस्कृत वाले को दिनचर्या में ये आता ही नहीं होगा चित्रपटम। तो इसलिए अनंतरम पुस्तकम पठामि, अनंतरम स्वाध्यायम करोमि, अनंतरम भ्रमणम करोमि। समझ गए ना आप, घूमते हो उसको कहते हैं भ्रमणम, अनंतरम भोजनम करोमि, अनंतरम वार्तालापम करोमि, वार्तालाप करना मतलब ऐसे ही बातचीत कर, अनंतरम पठामि, अभ्यासम करोमि। आप यदि होमवर्क करते हो उसको संस्कृत में कहते हैं अभ्यास, तो अनंतरम अभ्यासम करोमि, अनंतरम स्वपिमि, स्वपिमि अर्थात सोता हूं, अनंतरम पुनः उत्तिष्ठामि। तो इस तरह से आप पूरे के पूरे वाक्य अनंतरम 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 इस तरह से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, कह सकते हैं। आपको केवल अभ्यास करना है उसका। रमाया मातुहु नाम लक्ष्मीबाई आसी, हाँ रमा के माता का नाम लक्ष्मीबाई था, आसित बराबर है। रमाया षष्ठी विभक्ति का अच्छा प्रयोग किया आपने। मातुहु माता शब्द है, उसकी षष्ठी मातुहु होती है, ये भी अच्छा आपने प्रयोग किया। नाम ये भी बराबर है। लक्ष्मीबाई आसित, लक्ष्मीबाई था, ये ठीक आपने अच्छा वाक्य किया। ये सत मतलब ये वाक्य सही है व्याकरण की दृष्टि से। बस इस तरह से आप वाक्य बनाइए षष्ठी। ये थोड़ा कठिन वाक्य था, सबको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमने ये विभक्ति का अभी इतना अभ्यास नहीं किया है, तो चिंता मत करें। लेकिन इतना तो आप कर सकते हैं, हम पुस्तकम पठामि, हम चलचित्रम पश्यामि, अहम पदामि, अहम गच्छामि, हम। और कोई क्रिया का आपको ना आता हो तो
आज बहुत उपलब्ध है, आप गूगल पर देख सकते हैं, संस्कृत विकिपीडिया है, उसमें कोई भी क्रिया हिंदी में यदि आपने डाल दी, इंग्लिश में भी डाली और संस्कृत में इसका पूछा तो आपको तुरंत वो जवाब देगा। वो आपके हाथ का, वो गुरु है तो बहुत काम का है, गुरु नहीं है तो काम का नहीं है। वो जीरो है, एक है तो उसकी कीमत है। जैसे आपके पास जीरो हो तो क्या कीमत है, कुछ नहीं है। लेकिन आपके पास एक हो तो जीरो की कीमत कितनी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी ना। एक के बाद लगा देंगे तो 10 होगी, दूसरा जीरो लगाएंगे तो 100 होगी। गूगल ऐसा है, आपको गाइडेंस है तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन केवल सीधा उसको चुनेंगे, गुरु को बाईपास कर देंगे तो वो भी आपको बाईपास करेगा, उल्टा ही पढ़ा देगा। समझ गए ना। तो इस तरह का है वो। तो इसके लिए सब्स्टिट्यूट नहीं है। कोई ऐसा बोलता है कि गूगल से सीख सकते, बिल्कुल नहीं। सीखते हैं तो गूगल उपयोग हो सकता है, आप समझ गए ना। सीखते हैं तो गूगल का उपयोग कर सकते हैं हम, बहुत सारी वेबसाइट है उसका उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से आप उपयोग करें, उससे सीखे नहीं, उससे सीख नहीं सकते हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि वो बोलता नहीं है आपको, वो नहीं बताएगा आप क्या गलत हो। तो वो ज्यादा जरूरी होता है कि हमारी भूलें कहाँ हो रही है, हम कितना सीखे हैं कितना नहीं सीखे हैं, तो वो सब जानना बहुत जरूरी होता है। तो अभी हम वो प्रयत्न करेंगे कि आप सब लोग लिखकर मेल कर दे, स्कैन करके। मैं राजेश्वर राव जी को बताऊंगा, राजेश्वर राव जी आपको एक मेल आईडी दे देंगे, सब हम निकाल देंगे। और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले मैंने कर्ता और क्रियापद की बताई, बाद में कर्ता, कर्म और क्रियापद। आ, 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 मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप संस्कृत में लिखेंगे तो हिंदी मतलब देवनागरी लिपि में लिखे तो अच्छा रहेगा। हाँ, तो ये एक मैंने बताई कर्ता, कर्म और क्रियापद की बात। उसमें आप अनेक वाक्य बना सकते हैं, अपनी दिनचर्या के वाक्य बनाइए, आप क्या 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 कर रहे हैं। उसके लिए आपको थोड़े बहुत अव्यय को देखना है। अव्यय क्या होता है जो मैंने बताया, वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे तो आपको एक ही बार उसको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको बहुत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यथा, तथा, यदा, तदा, ये सभी मैंने बताए, चकार मन। और मैं कालवाचक कुछ अभी आपको बता देता हूँ। जैसे हम ये कहते हैं कि 2 बजे, द्विवादने। वादनम अर्थात बजना होता है। एक वादनम 1 बजा है, द्विवादनम 2 बजे है, त्रिवादनम 3 बजे, चतुर्वादनम 4 बजे, पंचवादनम 5 बजे, षडवादनम 6 बजे, सप्तवादनम 7 बजे, अष्टवादनम 8 बजे, नववादनम 9 बजे, दशवादनम 10 बजे, या एकादश वादन 11 बजे, द्वादश वादनम 12 बजे, फिर एक वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षडवादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दशवादनम, एकादश वादनम, द्वादश वादनम। इस तरह से आप पूरा का पूरा आप पढ़िए, पूरा का पूरा इसको अभ्यास कीजिए। आप बहुत आसानी रहेगी आपके अभ्यास में। और आपका यदि अभ्यास शुरू रहा तो हम बाद में शिविरें लगाएंगे अलग अलग जगह पर। हम पूरा का पूरा 5 दिन में संपूर्ण संस्कृत वातावरण में सीखेंगे। अभी जब वेकेशन होगा तब मेरा विचार है कहीं बेंगलुरु में, अहमदाबाद में, जहाँ सबको आए और 5 दिन की शिविर एक ऑफलाइन करे, जो पूरा लेकिन वो सीख कर आए। ऑनलाइन जितना हो सकता है उतना सीखेंगे और साल में एक आध बार हम मिलेंगे। तो उसमें जो अभ्यास चाहिए वो आपको अभ्यास भी होता रहेगा और अपने बालकों को आप सिखा भी सकते हैं। तो इस तरह का विचार मुझे आज आया था कि इस तरह से हम कर सकते हैं। ऑनलाइन तो चालू ही रहेगा हमेशा, लेकिन ऑफलाइन भी 5 दिन की शिविर की तो आपको पूरा दिन संस्कृत में बोलने को मिलेगा हमारे साथ। तो वो बहुत ही अच्छा अभ्यास रहेगा। लेकिन तब तक आप इस तरह से पढ़ते रहिए तो ये वो नहीं जाएगा, मतलब व्यर्थ नहीं जाएगा, आपको बहुत ही लाभ करेगा ये वीडियोस। और इस तरह से आप यदि सीखेंगे तो बहुत लाभदायक होगा। मैं ज्यादा से ज्यादा पीपीटी आपको शेयर करूंगा। अब बहुत लोगों ने ये बताया, एक दो व्यक्ति ने बताया कुछ सत्येन तपते ऐसा बताया है, रवि सत्येन तपते इस तरह से बताया है, वो सही है। सत्येन उसने करण विभक्ति सत्य से बराबर है, वो बताया है, वो मैं आगे लेने वाला हूँ। धातु की मैंने पुस्तक बता दी है आपको, धातु रूपावली करके, उसमें से अभी आप पढ़िए। केवल एक धातु याद रख लीजिए, सभी धातु याद हो जाएगी। और एक स्कैन कॉपी भी भेजी है धातु रूपावली की, नहीं भेजी है तो मयंक भाई को बताइए, ग्रुप में ही है मयंक भाई, वो आपको शेयर कर देंगे। धातु रूपावली से आसानी से आप ये 25 धातु के वाक्य बनाएंगे ना, आपको पूरा का पूरा 10 दिन जाएगा। तो वो वाक्य आप बनाइए ज्यादा से ज्यादा। तो बहुत आसान है इसको बनाना। वदामी, पठामी, गच्छामी, शृणोमी,
करोमी, इस तरह से वाक्य बनाकर आप अभ्यास में रोज आपके आसपास वालों के साथ बोलिए। मैं अभी प्रयत्न करूंगा कि आपको थोड़े दिन में मैं ही संस्कृत में शुरू करूंगा 5-6 वाक्य, और बाद में आपको धीरे 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 उसका अभ्यास होता जाएगा। तो ये मैं जल्दी ही शुरू करने वाला हूँ। आपको थोड़े अव्यय आ जाए तो ये मैं तुरंत शुरू करूंगा। उसमें थोड़े 5 वाक्य में संस्कृत में बोलूंगा, ताकि आपको रोज का अभ्यास होता रहे कि हाँ, संस्कृत में ऐसा ऐसे बोला जाता है। तो इसमें सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आपको अव्यय करना है। समझ गए? यदा तदा, यदा तथा, यथा तथा, यदा तदा, इस तरह से चकार, तथा अर्थात और भी तथा का अर्थ होता है। फिर एव, एव माने ही, बराबर, ही, आऊंगा ही, तो एव, बराबर। तो इस तरह से आप अपी, अर्थात मैंने बताया था कि ओ भी आ रहा है, ओ भी उसका अपी होता है, सह अपि आगच्छति। समझ गए आप? स अपि मतलब वो भी, वही, स एव, अहमेव, मैं ही, अहमेव। समझ गए? तो ये जकार निश्चय जहां पर करते हैं वहां पर एव का प्रयोग आता है, एव का प्रयोग हम करते हैं। एव का और अपी का, ये ज्यादा से ज्यादा प्रयोग आपको एव का और अपी का आएगा। बाद में खलु का आएगा। खलु का अर्थ यहाँ पर वास्तव में ऐसा होता है। हम नहीं कहते हैं सही में मैं बता रहा हूं, मैं ये सही में कह रहा हूं। तो ये हम ये कह रहे हैं, हम सही में, उसका अर्थ ये नहीं है कि भाई उसको हमको बताना पड़े कि मैं सही बोल रहा हूँ, लेकिन हम बात बात पे ऐसा प्रयोग करते हैं कि ये वास्तविकता में मैं बता रहा हूँ। तो खलु अर्थात वास्तव में मैं ये बता रहा हूँ, मैं ये सही कह रहा हूँ, इस अर्थ में खलु बताते हैं। या उसको दूसरे अव्यय भी लगते हैं, जैसे किल भी लगता है, किल, एवं किल, ऐसा ही है क्या, तो हम कहते हैं एवं किल, एवं खलु। तो खलु और किल, ये किल, ये दोनों अर्थ ऐसा होता है कि ये वास्तविकता को दिखाते हैं। किसी को पूछना है कि आप सही बता रहे हो क्या, ये ऐसा ही है ना, तो हम बताते एवं खलु, ऐसा ही है क्या, एवं खलु, एवं किल, इस तरह से आप बोल सकते हैं। आगे हम बताते हैं कि कोई कोई अव्यय ऐसे होते हैं जो काल को दिखाते हैं। जैसे आप यदि वार्ता पढ़ेंगे पंचतंत्र की, तो अचिरात, समझ गए ना आप? मोक्ष, क्या कुछ भगवत गीता में भी है कि मैं याद आएगा तो अभी श्लोक बोलूंगा इसके अंत में। इसमें क्षिप्रम, क्षिप्रम अर्थात तुरंत, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। इसमें क्षिप्र अर्थात तुरंत, क्षिप्र पता चला तुरंत, बराबर। हम कहते हैं मैं आता हूं, तुरंत आता हूं, क्षिप्रम आगच्छामि, तुरंत आता हूं। समझ गए ना? क्षिप्रम, क्षिप्रम मतलब तुरंत। उसको दूसरा भी कहते हैं अचिरात। अचिरात अर्थात क्या होता है, वो भी में ऐसा होता है कि चिरात मतलब काल से, देर से, और अचिरात मतलब देर न लगे, तुरंत, तुरंत आ सकते। अचिरात, अचिरात वदामी मतलब थोड़ी देर में बताता। समझ गए? फिर हम एक उपयोग करते हैं शनैहि, शनैहि। आपने गलत लिखा है, शनैहि शनैहि होता है। शनैहि अर्थात धीरे धीरे। हम कोई झड़पी स्पीड से बोल रहा है तो हम कहते हैं शनैहि शनैहि, धीरे धीरे बोलो। वो कहते हैं ना धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, तो वो धीरे धीरे, शनैहि शनैहि। संस्कृत में ऐसा कहते हैं कि शनैहि पंथा, शनैहि कंथा, शनैहि पर्वत मस्तके, शनैर्विद्या, शनैर्वित्तम, पंचैतानि शनैः शनैः। 5 चीजें आपको धीरे धीरे करनी है, ऐसा चाणक्य बताते हैं। क्या क्या करना है? शनैर कंथा, आपको कोई यदि ऐसा सीने का काम करना है, उसमें स्पीड वाला आदमी नहीं चलेगा। स्पीड वाला आदमी कहीं का कहीं सुई घुसा देगा। समझ गए? तो ये सने ही करना चाहिए, सने ही पंथा। आपको चलकर जाना है तो आयुर्वेद में बताया है कि धीरे धीरे चलना है, बराबर। अभी जो वॉकिंग में, जॉगिंग में जाते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे 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 तुरंत 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 चलते हैं, जैसे सांसें अधिक लेते हैं। सांसें अधिक लेते हैं तो योग दृष्टि से अच्छा नहीं है वो। तो चक्रमण जो करना है वो धीरे धीरे करना है, पंथ काटना है तो धीरे धीरे काटना है। तो शनैः पंथा, धीरे धीरे पंथ को काटो, धीरे धीरे चलो,
धीरे धीरे सीओ, ये दूसरी बात भी धीरे धीरे करनी है तो ही एकाग्रता रह पाएगी, नहीं तो एकाग्रता नहीं रह पाएगी। शनैः पंथा शनैः कंथा शनैः पर्वत मस्तक, पर्वत पर चढ़ना है तो भी धीरे धीरे ही चढ़ना है, तुरंत आप चढ़ जाओगे वहां आकर ऐसे गिर पड़ोगे। तो शनैः पर्वत मस्तके, पर्वत धीरे धीरे चढ़ना है। फिर शनैर् विद्या, विद्या अभ्यास करना है तो धीरे धीरे करना है, थोड़ा लेना है फिर पचाना है। लोग कहते हैं कि आप ऐसे मतलब अभ्यास करना है, मैं यहाँ 1 घंटा करता हूँ तो आपको तब पचेगी जब आप 3 घंटा से 5 घंटा उसका स्वाध्याय करो। मैं बोलता जाऊंगा और केवल आप लिख लोगे और बाद में पुस्तक बंद करके रख दोगे और फिर मैं आऊंगा यूट्यूब पर परसों लाइव और तब फिर आप पुस्तक खोलोगे तो नहीं होगा। आपको बीच में पुस्तक खोलनी है और उसके बाद आपको अभ्यास करना है। गुरुजी के यहाँ बहुत स्वामी जी आते थे, अब बड़ी उम्र में संन्यास ले लेते थे, इधर उधर भटक 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 कर, उसके बाद पढ़ने आते थे तो बहुत सारा काम जाम लेकर बैठते थे। बनारस में मठ मंदिर थे, सब बहुत चलाते थे, बहुत प्रकार का व्यवहार करते थे, तिकड़मबाजी करते थे। तो क्या करते थे, वो बोले कि अब गुरुजी उम्र हो गई, अब मोक्ष मिलेगा तो वेदांत पढ़ेंगे तो मिलेगा, वेदांत संस्कृत में है तो हमको थोड़ा संस्कृत सिखा दीजिए। गुरुजी ने बताया ठीक है, आप पढ़ने को आओ, कल मैं संस्कृत सिखाता हूँ। वो संस्कृत पढ़कर जाते थे, पढ़कर जाने के बाद पुस्तक ऐसी रख देते थैले में, उसके बाद वो आते थे तब पुस्तक फिर से खुलती थी। गुरुजी ने बताया कि आपने खोली नहीं होती है बीच में लगभग, तो बोले नहीं नहीं वो टाइम ही नहीं मिलता है, सीधा आपके यहाँ आता हूँ तो मैं पुस्तक खोलता हूँ। तो गुरुजी ने बताया तो आप ऐसा टाइम निकालिए, नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसके लिए आप भी ऐसा करो, अभी पढ़ो लिखो और उसके बाद उसका अभ्यास करो। शनैर् विद्या अर्थात विद्या है उसको पचाना पड़ता है, वो भोजन जैसा नहीं है। भोजन आपने कर दिया, बाद का काम खत्म है आपका, आपको रात भर बैठकर पचाना नहीं पड़ता है। नहीं तो इधर भोजन आ जाता और आपको फिर धक्का देना होता तो कैसा होता, आप विचार करो। होता ना कि अब सुबह रात का पचाना बाकी है मुझे, अभी तो रात का खाया, अब सुबह पचाऊंगा तब मैं दूसरी बार खा पाऊंगा तो अच्छा होता। ऐसा होता तो बहुत कम लोग बीमार पड़ते, कैंसर डायबिटीज ब्लड प्रेशर नहीं होता, क्योंकि वो सुबह का जब वो कर देता खाली तब वो खा पाता। लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं, लेकिन विद्या में ऐसी व्यवस्था रखी है, आप पहले का पचाएंगे नहीं तो आगे का ले नहीं पाएंगे। ये भोजन जैसा नहीं है कि कुदरत अपने आप पचाती जाएगी और आप लेते जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो कुदरत ने आपको जिम्मा दिया है वो पचाने का, क्योंकि वो आप ही पढ़ सकते हो। पचाने का काम क्या है, कुदरत को, गाय को भी करना है, भैंस को भी करना है, भेड़ को भी करना है, बुद्धि बिना के लोगों को भी करना है, इसलिए वो करता है। ये थोड़ी तो बुद्धि चाहिए इसमें, इसलिए वो आपको काम करना है, पचाना है। पचाने के लिए क्या करना है, बार बार अभ्यास करो, बार बार बोलो, 25 बार बोलो, 50 बार बोलो, कोई भी सामने आए उसको बोलो, अहम गच्छामि, हम पठामि, हम जो भी वाक्य आए तो वो बोलो। आप तो आपकी वो गलती नहीं निकालेगा, आप मुझे से थोड़ा आपको लगेगा कि भाई गलत होगा तो क्या होगा, लेकिन आप ऐसे बोलते जाओ अपने आप, वो आएगा, आपको संस्कृत आ जाएगा, आपके मुंह पर लग जाएगा एक बार। ठीक है, समझ गए? तो ये शनैः ही मरता धीरे धीरे, समझ गए? शनैः, शनैः आपने पता कर दिया, शनैः। ठीक है, शनैः मैं आगे लिखकर भी भेज दूंगा आपको। फिर क्या है, तो उच्चैः ऊपर, नीचैः नीचे, ये तो आपको पता है, हम बोलते ही हिंदी में ऊपर नीचे, तो उच्चैः नीचैः। फिर परितः, बराबर है? परितः अर्थात क्या होता है, देखिए हम कहते हैं ना पर्यावरण, परि मतलब सब जगह, पूरे मतलब पूरे, पूरे पर क्या कहते हैं, परितः, चारों ओर। संस्कृत इसका एग्जैक्ट वर्ग हिंदी में वर्ड है चारों ओर, चारों ओर इसका अर्थ होता है परितः, परितः। तो परितः आवरणम, तो हम उसको कहते हैं पर्यावरणम, पर्यावरण। पर्यावरण शब्द संस्कृत का है, परि और आवरण शब्द से बना है, आप समझ गए ना? परि अर्थात होता है चारों ओर, और आवरण का अर्थ होता है एक प्रकार का जो स्तर होता है ओजोन का, उस तरह का आवरण। तो इस तरह से पर्यावरण, आप पर्यावरण के काम वालों को पूछो पर्यावरण का क्या अर्थ है, वो बोलेगा पौधा अर्थ है। पौधा अर्थ नहीं है, नदी अर्थ नहीं है, वृक्ष वनस्पति अर्थ नहीं है। पर्यावरण मतलब आसपास के जितने भी जो तत्व है वो सब अर्थ होते हैं पर्यावरण के, बहुत व्यापक शब्द है। परितः आवरणम, चारों ओर का आवरण, समझ गए आप? पर्यावरणम, परितः आवरणम, आवरण मतलब
कोई भी प्रकार का ढका हुआ होना, आच्छादन होना, उसको आवरण कहते हैं। हम कहते हैं ना आवरण आ गया है, आवरण। समझ गए आप? परितः चारों ओर, समझ। अग्रतः आगे, अग्रे, अग्रे शब्द है, अग्रे पृष्ठे, समझ गए? अग्रे वह्नि पृष्ठे भानु रात्रो चिबुक समर्पित जानु करतल भिक्षा तरुतल वास। शंकराचार्य अपने सूत्र में कहते हैं अग्रे वह्नि, बराबर, आगे आगे, पृष्ठे भानु, पीछे सूर्य है, सब जगह ताप ही ताप है। समझ गए ना? अग्रे एक बहुत अच्छा स्तोत्र है, उसमें अग्रे बताया है, आगे क्या बताया है पता है आपके? बिल्व मंगलाचार्य ने स्तोत्र लिखा है कि अग्रे कुरूणाम अथ पांडवानाम दुशासनेनाहृतवस्त्रकेशा कृष्णा तदा क्रोशद अनन्यनाथा गोविंद दामोदर माधवेति। बहुत अच्छा स्तोत्र है ये। संस्कृत को सीखने के लिए ये स्तोत्र में बहुत अच्छे शब्द उपयोग किए हैं। हम एक बार ये स्तोत्र का एक एक अर्थ देखेंगे। उन्होंने ये कंसेप्ट को बताया है कृष्ण के काल, कृष्ण के काल का बहुत अच्छा कंसेप्ट उन्होंने बहुत सरल संस्कृत में बताया है। बहुत ही सरल संस्कृत इसमें उपयोग किया है कि एक और इतनी मधुरता है शब्द में। तो इसमें पुरतः, समझ गए ना? तो ये भी उपयोग कर सकते हैं हम। तो पुरतः आगे हम कहते हैं अग्रे पुरतः। तो अग्रे अभी हम शब्द लेते हैं अग्रे, अग्रे अर्थात आगे। ये कहते हैं अग्रे कुरुणाम अथ पांडवानाम दुशासन है। दुशासन जब उसका चीरहरण करता था द्रौपदी का, ऐसी घटना है, तब अनन्यनाथा मतलब जो भगवान के ऊपर जिसकी पूरी श्रद्धा थी, ऐसे अनन्यनाथा जो कृष्णा थी, द्रौपदी थी, तदा अवोचत, तब बोली, क्या बोली? गोविंद दामोदर। इस तरह से उन्होंने बहुत अच्छे प्रसंग लिए हैं सरल संस्कृत में। ये आप करें अग्रे, अग्रे अर्थात आगे, पृष्ठे अर्थात पीछे। अग्रे पृष्ठे, पृष्ठे अर्थात पीछे। अग्रे पश्यामि, आगे, समझ गए? पृष्ठे पीछे, नीचे ही, नीचे, ऊपरी, ऊपरी भी होता है, उच्चई भी होता है। ऊपरी ऊपर, उच्चई ही ऊपर, समझ गए? ऊंचे ही नीचे ही, फिर अग्रे आगे, पृष्ठे पीछे, समझ गए आप? परितः सब जगह पर, चारों ओर, समझ गए आप? हाँ, अभी इस तरह से हम उसको हम देखते जाएंगे कैसे 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 अव्ययी का इस तरह से प्रयोग होता है। ये सब अव्ययी कहे जाते हैं, अर्थात ये बदलते नहीं है। आपको समझ में आ गया होगा ये सब। अब हम वाक्य में इसका प्रयोग करेंगे। अहम, अहम उच्चै ही पश्यामि, अहम नीचे ही पश्यामि, समझ गए? अहम अग्रे ही, सह मम अग्रे अस्ति। अब देखिए आगे का अर्थ ऐसा होता है, काल को आगे को लेकर हम क्या कहते हैं पता है? हमसे कोई बड़ा है तो उसको क्या कहते हैं? अग्रज। मेरा बड़ा भाई, उसको कहते हैं अग्रज, बराबर है? मेरा बड़ा भाई, उसको कहते हैं, बड़ा भाई को क्या कहते हैं? अग्र। अग्र मतलब आगे जन्मा हुआ, अग्रज, समझ गए? और पीछे जन्मा हुआ तो कहते हैं अनुज, समझ गए? कोई करण करता है, उसको देखकर कोई कुछ करता है तो उसको कहते हैं अनुकरणम। अनु अर्थात बाद में, समझ गए? अनु अर्थात क्या होता है? बाद में। अनुवाद, एक बार कोई कर देता है पुस्तक और उसके बाद उसका कोई लिखता है तो हम क्या उसको कहते हैं? अनुवाद, समझ गए? और इंग्लिश में उसके लिए अच्छा शब्द है, मतलब जो उसको ट्रांसलेशन हम कहते हैं, उसको एक शब्द हिंदी में है, उसका हिंदी में अच्छा शब्द है भाषांतर। भाषांतर में अंतर आ जाता है तो भाषांतर भी कहते हैं। तो समझ गए आप? अनुवाद, समझ गए? अनुकरणम, अनुवाद, समझ गए आप? अनुचर, समझ गए? एक आगे जाता है उसको अनुचर कहते हैं, अनु बाद में जो काम करता है, समझ गए? तो अनुचर, वो जैसे चलता है उसके पीछे चलता है, उसको अनुचर कहते हैं, समझ के? अनुमान, पीछे जो ज्ञान होता है एक को देखकर उसके बाद ज्ञान होता है, अनुमान कहते हैं। तो ये आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा अनु का अर्थ। अनु बाद में, तो बड़े भाई को कहेंगे अग्रज, छोटे भाई को कहेंगे अनुज। तो मम भ्राता अग्रज, अग्रज, मम अग्रज, मम अग्रज,
मम अग्रजः रामः। कोई कहता है कि मेरा जो बड़ा भाई है वो राम है, तो कहेगा मम अग्रजः राम अस्ति। मम अनुजः भरतः अस्ति। जैसे लक्ष्मण बात कर रहे हैं तो इस तरह से करेंगे, मम अग्रजः रामः अस्ति, मम अनुजः भरतः अस्ति, अथवा कोई भी शत्रुघ्न, कोई भी, समझ गए। और राम बात करेंगे, मम अनुजः भरतः अस्ति। समझ गए आप, अनुजः अग्रजः, बड़ा भाई छोटा भाई, समझ गए। गुरु शिष्य, ये हमने संबंधवाचक नाम दे। भ्राता अर्थात होता है भाई, गुजराती में भाई कहते हैं, मराठी में भाऊ कहते हैं, लेकिन अभी भाई बहुत प्रसिद्ध हो गया सब जगह पर। पहले गुजराती में भाई लगाते थे, अब सब जगह पर भाई 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 लगाते हैं, तो वो भाई बहुत प्रसिद्ध हो गया अभी। तो ये भाई का जो कंसेप्ट है वो दूसरे राज्यों में पहले जानते नहीं थे कि ये भाई क्या होता है। तो वो संस्कृत में आदरवाचक, कैसे आदरवाचक ही नाम है, लेकिन उसको भी लगाने से भ्राता, भ्राता कहते हैं। भ्राता मतलब होता है भाई। तो ये कंसेप्ट अभी ऐसा आ गया कि वो भ्राता कहते हैं। तो आप कह सकते कि भ्राता मतलब भाई। तो बहन कोई बुलाती है पुरुष को तो ज्यादातर भ्राता कहकर बुलाती है। तो भ्राता, और बहन को कहना हो बहन के अर्थ तो उसको कहते हैं भगिनी। तो भ्राता भगिनी, समझ गए, भ्राता भगिनी। फिर अनुजः छोटा भाई, अग्रजः बड़ा, पितृव्यः, पितृव्यः अर्थात होता है चाचा, बराबर। पिता, पिता। अनुज आपने जो पहले लिखा है ना वो सही है, उसके बाद विसर्गी करना है, और मैं जल्द से जल्द आपको ये सब की भेज दूंगा पीपीटी। हाँ, अब मैं क्या बताता हूँ, पितृव्यः अर्थात चाचा, समझ गए आप। चाची को बोलेंगे पितृव्या, पितृव्यः पितृव्या, व्या चाची, पितृव्यः चाचा। पिता अर्थात होता है पिता, फादर। और माता, तो माता होता है, आपको पता ही है, ये तो शब्द आप बोलते ही है। तो माता पिता, माता पिता, आप समझ गए होंगे, माता और पिता। अग्रजः बड़ा भाई, अनुजः छोटा भाई। तो अभी इतने वाक्य हमने देखे। आप बड़ा, आप शायद वाक्य को इस तरह से बनाइए तो आपको आसानी रहेगी अभ्यास करने। तो अच्छा, और संस्कृत में क्या कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं उसको, जो हम इसको अभिवादन करते हैं, पता है ना, अभिवादन। हम जैसे करते हैं हाय हेलो, उसको अभिवादन कहते हैं। जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं हाय हेलो, ये सब अभिवादन के प्रकार है। हम यहाँ पर प्रादेशिक भाषा में अलग अलग जगह पर अलग अलग है, आप समझ गए ना। जैसे गुजरात में आएंगे तो जय श्री कृष्ण कहेंगे, जय स्वामी नारायण कहेंगे, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा। लेकिन संस्कृत में दो है, एक नमो नमः और एक नमस्ते, समझ के। ये नमस्ते अर्थात ते अर्थात तुझ, चतुर्थी विभक्ति होती है, तुझको, नमः ते तो स हो जाता है, तो नमस्ते, आपको नमन हो, नमस्कार हो, इस तरह से करते हैं, समझ गए। तो ये उसको ग्रीटिंग्स कहते हैं, समझ गए। उसको हिंदी में जो है वो ग्रीटिंग्स को ही ये इस तरह से बताते हैं, मतलब कि भाई नमस्कार, नमस्ते, ये सभी का अर्थ एक है। संस्कृत में नमो नमः नहीं आया है, बाकी के बहुत सारे प्रयोग है, तो इस तरह कर सकते हैं। तो ये हमने इतनी बात बताई है अभी। जो सबसे पहले मिलते हैं तो अभिवादन जरूरी होता है। तो अभिवादन, अच्छा इस तरह से नहीं कहेंगे, भगवान नमो नमः नहीं कहेंगे, उसमें संबोधन नहीं करेंगे किसी को भी, भगवान नमो नमः ऐसा नहीं करेंगे। तो मैं कहता हूँ आप नमो नमः हो, ऐसा, बराबर। जैसे हम कहते हैं ना आप नमो मतलब नरेंद्र मोदी, इस तरह से नहीं है। भगवान नमो नमः ऐसा नहीं है, समझ गए। उसको आप कहेंगे नमो नमः, कहता उसको संबोधन इस तरह से नहीं करेंगे, भगवान नमो नमः, इस तरह से ही नमस्ते, बराबर। तो इस तरह से आप कर सकते, सीधा उसको बोलना है। संस्कृत में इसका विचार किया गया कि कोई किसी को मानता है, कोई किसी को भगवान को नहीं मानता है, तो हम उसको यदि कोई भगवान के नाम से बुलाएंगे तो शायद वो
संकोच में आ जाएगा कि मैं कैसे, तो ये नमस्ते है वो यूनिवर्सल हो गया है अभी, और ये यूनिवर्सल ये है, मतलब क्या कहते हैं, अभिवादन, अभिवादन, नमस्ते अभिवादन है, वो यूनिवर्सल है। तो इस तरह से संस्कृत में नमस्कार अथवा तो नमो नमः अथवा नमस्ते, वहां से शुरू करते हैं। तो ये एक हो गया। दूरदर्शनम किसी ने भेजा है, वो एक तो जो अपना वाला है दूरदर्शनम, वो दूसरा भी दूरदर्शनम, दूर से देखना, ऐसा अर्थ होता है, समझ गए? और कोई दूरदर्शन का अर्थ नहीं। अब आगे हम देखेंगे, तो इस तरह से हम कह सकते हैं नमो नमः, नमस्ते। हाँ, कथम अस्ति मतलब कैसे हो, किस तरह से हो, कैसे हो, कथम अस्ति, समझ गए? कथम अस्ति, कथम अर्थात कैसे हो, कथम अस्ति, बराबर। स्वस्थ अस्मि, मैं स्वस्थ हूं, अहम स्वस्थ अस्मि, अहम पुस्तकम पढ़ामि। इस तरह से कुछ लिखा है उन्होंने, देवनागरी में लिखेंगे तो बहुत आसानी से मुझे समझ में आएगा। उसमें क्या है, थ का भी थ होता है, ठ का भी थ होता है, तो इस तरह से थोड़ा संस्कृत में भी आने में देर लगती है, ठीक है? तो ये अच्छा है, अहम संस्कृतम पठामी, इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये आप उसका अभ्यास कीजिए। अभी का जो आज का जो वर्ग था वो हम अव्यय के साथ यहाँ पूर्ण करते हैं, तो अव्यय का ज्यादा से ज्यादा आप अभ्यास करिए, अव्यय को सीखिए, वाक्य को बनाइए। पहले 2-3 वाक्य में बना पहले कर देता हूँ, कर्ता और क्रियापद वाले, कर्ता क्रियापद वाले, कर्ता कर्म क्रियापद वाले, समझ गए आप? कर्ता कर्म क्रियापद वाले वाक्य, कर्ता कर्म क्रियापद अव्यय वाले वाक्य। जैसे अव्यय वाले वाक्य कैसे बोलते, विशेषण वाले वाक्य में एक कहना आज भूल गया, अभी कह देता हूँ, विशेषण वाले वाक्य, समझ गए? समझ गए ना? विशेषण वाले वाक्य, अहम सुंदरम पुस्तकम पठामि, अहम सुंदरम चित्रम पश्यामि, अहम सुंदरम चित्रम पश्यामि, अहम सुंदरम पुस्तकम पठामि, अहम रक्तम वस्त्रम पश्यामि, रक्तम वस्त्रम पश्यामि। तो आप धीरे धीरे इसका उपयोग करते जाएंगे। अहम रक्तम वस्त्रम पश्यामि, अहम सुंदरम गीतम शृणोमि, समझ गए आप? तो इस तरह से आप विशेषण का भी प्रयोग कर सकते हैं। सुंदरम पुस्तकम, उत्तमम पुस्तकम, उत्तमम अर्थात उत्तम, समझ गए? उत्तमः रामः करोति, उत्तम जो राम है वो करता है, कार्य करता है, तो उत्तमः रामः कार्यम करोति, समझ गया? सज्जनः रामः कार्यं करोति, सत्पुरुषः रामः वदति, सत्पुरुष जो राम है वो कहता है। फिर राम सत्य वचन कहता है, रामः सत्यम वचनम वदति, सत्यम वचनम वदति, सत्यम वचनम कथयति, कथयति अर्थात कहता है, वदति सुंदरम कार्यम करोति, भवान सुंदरम कार्यम करोति, अच्छा कार्य करते, सुंदरम कार्य, बहुत अच्छा कार्य, सुंदर कार्य, समझ गए आप? तो ये इस तरह से आप विशेषण के साथ बना सकते हैं, उसका विशेषण उस तरह से रख सकते हैं आप, ठीक है? तो इस तरह से आप अभ्यास करिए, उसको बनाने का प्रयत्न करिए, वाक्य बनाइए, ज्यादा से ज्यादा वाक्य, और इसका अभ्यास करके पुनः हम पुनः अर्थात बाद में, बराबर, और पुनः पुनः बार बार, बराबर, पुनः पुनः, पुनः अर्थात फिर से, समझ गए ना? फिर से, पुनः अर्थात फिर से, पश्चात अर्थात बाद में, पुनः अर्थात फिर से। तो हम क्या कहते हैं? पुनः मिलामः, हम फिर से मिलेंगे, पुनः मिलामः। तो पुनः 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 बार बार, मतलब बार बार, पुनः पुनः वदामि, बराबर, बार बार बोलता हूं, बराबर, पुनः पुनः, रिपीटेड मतलब वदामि, समझ गए आप? तो इस तरह से पुनः, फिर से, हम फिर मिलेंगे तो कहते हैं पुनः मिलाम, सायोनारा ऐसा हम कहते हैं ना, तो उसको कहते हैं पुनः मिलाम। कहीं पर हम जा रहे हैं तो हम कहते हैं पुनः मिलाम, बराबर, उसके लिए हम ये कहते हैं कि पुनः मिलामः, पुनः आगच्छामि, मैं पुनः आऊंगा, समझ गए? तो इस तरह से अहम पुनः मिला, हाँ, तो इस तरह से पुनः मिलामि ऐसा के, पुनः मिलामः यदि होता तो वयम होगा, यदि आपने अहम का उपयोग किया तो अहम पुनः मिलामि, मैं पुनः मिलता हूं,
और यदि वयम की बात है, सबकी बात है, तो हम ऐसा कहते पुनः मिलामा, हम सब पुनः मिलेंगे। समझ गए? तो हम भी पुनः मिलेंगे अभी गुरुवार के वर्ग में, तो इसके लिए हम कहते हैं पुनः मिलाम, पुनः मिलाम, पुनः अभ्यासम कुर्मः, अभ्यास फिर से करेंगे। मैंने वयम किया इसलिए कुर्मः बताया, मैं नहीं तो मैं ऐसा बताता करो। समझ गए? तो मैं हर एक अभी सेशन में 10-10 वाक्य संस्कृत के बोलूंगा और आपको समझना है कि उसका क्या अर्थ होगा। समझ गए? अगले सेशन से तब तक आप ये अव्यय पता कर दीजिए, मैं श्री का उच्चारण श्री ही करना है, और श तालव्य श है। यहाँ च छ ज ज यह लेकर वहां पर हम जब जीभ ले जाते हैं तो श निकलता है, श। तो श्री वो दीर्घ है, इसलिए श्री ऐसा करना है। समझ गए आप? तो इस तरह से आप अभ्यास करिए, बहुत अभ्यास करिए बार बार, और ये इतने वाक्य बनाइए 30-40 वाक्य, तो आपको अब आसान रहेगा। अब का वर्ग ये लगभग 11वां-12वां वर्ग है, इसलिए अभी आपको बहुत परेशानी नहीं होगी, आपको कठिन नहीं मिलेगा। पुनः मिलामः ऐसा बताया है, तो इस तरह से हम वाक्य बनाते जाएंगे। मैं जो जो बोलता हूँ आप हो सकता है अभी लिख लीजिए, और उसके बाद अपने आप को किसी एक वाक्य की रचना में आप उसको बताते जाइए, तो बहुत ही आसान रहेगा आपके लिए। ठीक है, राजेश्वर जी कुछ बात करेंगे तो देखते हैं। हाँ राजेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। बहुत बढ़िया चल रहे सेशन। तो एक आयुर्वेद का ही एक ही सेशन हुआ, वही बहुत ही डिले हो रहा है, तो उसमें ये एक सेशन ऐड करने से अच्छा है आचार्य जी। अच्छा, हाँ आयुर्वेद का ही, क्योंकि बहुत आयुर्वेद, इम्पोर्टेंट है अभी। हाँ पूरा भारत को स्वस्थ स्वस्थ बनने के बाद ही बाकी ये चीज कर सकते हैं, तो हाँ। ये तो जल्द से स्वस्थ। ऐसा प्रयत्न करता हूँ कि कोई भी एक रात में ही 9 से 10 का वर्ग रख देते हैं, अभी शनिवार फिर एक दूसरा वार, बराबर में। हाँ, शनिवार और सैटरडे संडे 2 दिन करने से तो, हाँ लेकिन ये संडे भी हो सकता। 3 सेशन हो जाता है संडे, नहीं तो डेटा भी फ्राइडे फ्राइडे सैटरडे करने से आचार्य जी। हाँ लेकिन वो भी इस चलेगा। मैं 1-2 बार केवल देख लेता हूँ कि लोग तो बराबर मतलब रस है ना, मतलब उतना पहुंच पाएंगे ना वो, हाँ मतलब उसको, करेक्ट आचार्य जी। मतलब इतना पहुंच पाएंगे ना, क्योंकि मैं तो कहूंगा लेकिन वो फिर संस्कृत में भी ज्वाइन करेंगे उसमें भी, और हो सकता है एक बार चाणक्य नीति भी ले हम वापस। तो एक बार तो आयुर्वेद का 2 बार तो रख देंगे, और एक बार मेरा विचार है कि भविष्य में चाणक्य नीति भी शुरू करें कभी। नीति शास्त्र के कुछ श्लोक है जो बहुत काम के हैं, आसानी से संस्कृत आ जाएगा उनको, तो अभ्यास भी वो लोग कर सकते हैं, उसकी बुक भी हम देंगे, शेयर करें। तो ऐसा कुछ भी अभी तो इतना काफी है, और आयुर्वेद का एक बढ़ा देंगे थोड़े दिनों में, बराबर ना? आयुर्वेद का मतलब ट्यूसडे इतने अच्छा लोग, लगता, ट्यूसडे 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 मतलब ट्यूसडे आयुर्वेद। हाँ, आयुर्वेद अच्छा, ट्यूसडे और सैटरडे चलेगा, क्योंकि उनको टाइम मिलेगा सीखने में, थोड़ा हाँ गैप मिलेगा, क्योंकि ट्यूसडे, सैटरडे ट्यूसडे और सैटरडे। ट्यूसडे और सैटरडे, हाँ एक बार तो सैटरडे कर लेते हैं अभी, उसके बाद हाँ हम इस बार ट्यूसडे को। करेंगे। हाँ इस बार करेंगे। लेकिन सब लोग आप भी कमिटमेंट दिखाइए, क्योंकि क्लासरूम में आप तो आते जाते नहीं ना। 9 बजे 100 लोग जुड़े थे, हाँ उसके बाद हाँ 9:20 की 9:30 को 170 लोग जुड़े थे, तो थोड़ा तो हाँ पंक्चुअलिटी। हाँ, कितना भी मेघालय एजुकेशन सिस्टम किए है, लेकिन डिसिप्लिन तो थोड़ा, हाँ। हम भी 15-20 मिनट से जुड़ते हैं ना जी आपके लिए। सिंगापुर शिव प्रसाद जी भी सब काम छोड़ के, और आचार्य जी भी अपना जीवन सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो थोड़ा तो ठीक है। कमिटमेंट है। हाँ आप तो भी, सब हम भी जुड़िए स्टूडेंट और हैं। दूसरों को जोड़िए, थोड़ा उसको आप प्रचार के लिए थोड़ा रखिए। मैंने देखा कोई इतना गंभीर से नहीं ले रहा है, कोई रख नहीं रहा है अपना स्टेटस में वगैरह में, थोड़ी उनको लगता होगा कि मैं क्या करूं, तो अभी तो ये रखिए तो अच्छा रहेगा। तो वीक में कितना कितना रहेगा वो बता देंगे आपको। संस्कृत का वर्ग गुरुवार को है, अभी रविवार को सुबह है, और फिर अभी सोमवार को है, तो सोमवार गुरुवार और फिर बुधवार को गुरुकुल का है। तो इस तरह से हम वर्ग करेंगे, करते जाएंगे। तो इसलिए आप भी थोड़ा प्रयत्न कीजिए सबको जोड़ने का। राजेश्वर राव जी तो प्रयत्न कर ही रहे फेसबुक से और व्हाट्सएप से पूरे दिन, तो थोड़े आप भी उसमें प्रयत्न करिए कि आप अपने से जोड़ पाए लोगों को, वो अच्छा रहेगा। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो एक शक्ति बनेगी हमारी, और संस्कृत में हम बहुत कुछ कार्य आगे गुरुकुल का वगैरह का कर सकते हैं। तो
अ, अ, ऐसे लोग बहुत विषय को ढूंढते रहते हैं, तो उनको ये लाभ मिल जाएगा। तो आप केवल उनके पास पहुंचाने का काम है, बाकी तो जिसको जुड़ना है वो जुड़ ही जाता है। आदि लोग हैं पढ़ने वाले ऐसे, जो बच्चा यहाँ पर घर बार सब छोड़कर आ जाता है, केवल पढ़ने के लिए आ जाता है, युवा 20-25 वर्ष का, और सब कुछ दांव पर लगा देता है अपना जीवन। आज भी युवा ऐसे है भारतवर्ष में, और ऐसे एक दो नहीं, ऐसे कई लोग ऐसे हैं जो पढ़ने के लिए इधर उधर घूमते हैं, इधर आ जाते हैं, तो हमको पता चलता है कि अच्छा ये पढ़ने के लिए घूम रहा है 2-3 साल से। तो ये होता है ना कि भाई प्यास होती है ना, वो व्यक्ति को ले जाती है। बाकी तो सब सुखी पड़े ही है, एसी में रह रहे हैं, रात को तो मतलब टीवी देख रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है ऐसे लोगों को तैयार करना। इसलिए हम भी यहाँ प्रयत्न करते हैं, ऐसे लोग ज्यादा से ज्यादा तैयार करने के लिए हम यहाँ पर तैयार है। तो इसके लिए आप उन लोगों तक मैसेज पहुंचाइए। बहुत अभी ढूंढ रहे हैं युवा लोग, हमको आकर बताते हैं 2-2 साल हम घूमे, बाद में संस्कृति गुरुकुल मिला। तो एक पछतावा होता है उनके अंदर कि पहले क्यों नहीं मिला। पहले इसलिए नहीं मिला क्योंकि हमने प्रमाद किया, लोगों ने उसको फैलाया नहीं। यूट्यूब पर मैं भी देखता हूँ गलत से गलत वीडियो फैलाते हैं लोग, जय भारत माता का, उसका उसका कोई अर्थ नहीं है उसका। ऐसे वीडियोस फैलाते हैं क्योंकि उसका कोई पर्पस नहीं है। वो वक्ता बोल रहा है, उसको बोलिए कि कल हम 5 लोग आपके पास सीखने को तैयार है, वो बोलता है कि मैं घर पर ही नहीं रहता। तो कौन पढ़ाएगा, कौन सिखाएगा। तो व्यवस्था के लिए काम करना वो अलग होता है, प्रवचन अलग होता है। तो प्रवचन तो हम करते हैं, लेकिन कोई यदि सीखना चाहे तो उसको पूरा का पूरा हम बिना स्वार्थ के, ऐसा नहीं है कि मुझे ये कोर्स को बेचना है, कि मैं यहाँ मार्केटिंग कर रहा हूँ संस्कृत का और फिर बताऊंगा कि मेरी इतनी फीस है और चलो आप ये ले लो। मेरा जो भी है वो संस्कृत की, भारत की सेवा है। राजेश्वर राव जी कर रहे हैं वो भी सेवा है, आप भी वो सेवा करिए, तो आपको ज्ञान बचेगा, आप वो काम आएगा। आप बहुत लोग ऐसे घूमते, कम से कम उस तक हमारे गुरुकुल का संदेश जाएगा कि ऐसा भी कोई स्थान है जहाँ ब्रह्मचारी सीख सकते हैं, अच्छा ज्ञान ले सकते हैं, उसके जीवन को उत्तमता दे सकते हैं। ऐसे वानप्रस्थ भी आ सकते हैं जो सिखा सकते हैं। तो पुनः भारतीय संस्कृति को हम खड़ा कर पाएंगे, पुनः भारतीय संस्कृति को हम विश्व के सामने रख पाएंगे, हमारे पास ज्ञान होगा। तो अभी मैं एक बार फिर से मैं आपको कहता हूँ कि ऐसे ये इसको आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक संस्कृत पहुंचाइए, तो संस्कृत का एक विस्तार होगा। और हम नियमित रूप से, मेरा विचार है कि अलग अलग विषय पर हम लेते ही रहेंगे। ये संकल्प किया है तो हम उसको पूरा करेंगे। बस आप ऐसा संकल्प लीजिए कि 10 को जोड़ना है। तो राजेश्वर राव जी को भी अभी मतलब 1 साल से करीब करीब मेहनत कर रहे हैं, उनको भी उत्साह रहेगा कि मैं अकेला नहीं जग रहा हूँ, बराबर ना। और भी जगने वाले तैयार हो गए हैं। मैंने तो उनको कहा है कि अभी हमारे से तो होंगे वैसे लोग तैयार। अब मैं यदि ये सही मेरा मानना है तो हो ही जाएंगे, ऐसा लगता है। तो इस तरह से आप तैयार करें, 10-10 लोगों को आप बताइए, आप जोड़े, आप फोन करें। आप ऐसा माने कि आपका ही प्रसंग है कोई, और आप इस तरह से उसको फोन करते हैं, आना ही है, जुड़ना ही है, ऐसा। तो इस तरह से आपको होता है अपना काम। और सबका काम क्या होता है पता है, किसी से आया और व्हाट्सएप भेज दिया, ये सबका काम, क्योंकि उसको लगता है सबका काम है। आप ये मत समझिए सबका काम है, आप ये समझिए ये मेरा काम। आप समझिए ना, आप मेरा काम, मेरा घर में शादी होता है तो मैं ही फोन करता हूँ ना, तो मैं फोन करके बताता हूँ। तब मैं नहीं लगता हूँ, वो नहीं उठाएगा तो क्या करूंगा, वो नहीं जवाब देगा तो क्या करूंगा, शादी में नहीं आएगा तो क्या करूंगा, ये सब नहीं सोचते। लेकिन जब ऐसी बातें आती है कोई अच्छे प्रोग्राम की, तो हमारा मन बहुत ईगो से लड़ता है। ईगो हमारा आगे आ जाता है, वो बोलेगा मैं इतना बड़ा आदमी और ऐसे छोटे आदमी को फोन करूं संस्कृत सीखने के लिए, वो भी संस्कृत सीखने के लिए। ठीक है, वो समझ लेगा, मैं मैसेज कर दिया हूँ, बाकी भगवान जाने। लेकिन जब हमारी प्रोडक्ट बेचनी होती है तो हम क्या करते हैं, या तो कोई मार्केटिंग करनी होती है, या तो कुछ बताना अपना होता है, तो क्या करते हैं, हम फोन करते हैं ना उसको सामने, कोई रिक्वायरमेंट है, बड़े से बड़ा करोड़पति हमारा गुजराती फोन करता है छोटा आदमी को, छोटे टपरी वाले को, दुकान वाले को, नमकीन वाला, कि आपको कोई आवश्यकता है तो बताइएगा। हाँ, वो बोले कि 4 पैकेट लिख, वो लिख लेता है, फिर भिजवा देता है। अब देखो ये क्या है, क्योंकि अपना इसमें कुछ है, आप भी जानिए संस्कृत से अपना कुछ है। बस इतना ही। गुरुवार को मिलेंगे हम वापस, बुधवार को गुरुकुल के विषय पर भी है, और बाद में गुरुवार को संस्कृत है। राजेश्वर राव जी,
आपकी मेहनत आपने बहुत की है। आयुर्वेद का हम जल्द से 2 बार करते हैं, ठीक है ना? मंगलवार को मतलब नेक्स्ट टाइम इस बार रिस्पांस देख के हाँ शनिवार को रिस्पांस फिक्स्ड 500 लोग लास्ट टाइम तो जुड़े थे, लेकिन हाँ वही फिक्स होने से ज्यादा बीए में स्टूडेंट जुड़ने से पूरा भारत में जो है स्वस्थ आसानी से स्वस्थ बनेंगे। बीए में स्टूडेंट्स को जी ज्यादा जी से जी, ज्यादा वो ये जोड़िए। तैयार हो गए, बीए में स्टूडेंट तैयार हो गए, तो हमारे पर बहुत आशा है उनके ऊपर, युवाओं के ऊपर, क्योंकि वो बहुत दुखी दिशाविहीन है। वो क्या करते बेचारे, उन्होंने कहीं ऐसा देखा ही नहीं है वातावरण संस्कृत का, गुरुकुल का, और इसके जुड़ा हुआ आयुर्वेद नहीं दिखा है उन्होंने। मॉडर्न आयुर्वेद देखा है, जो कोट पेंट पहन कर, टाई लगाकर, 5 स्टार, मतलब 5 स्टार नहीं कहते, लेकिन एक क्या कहते हैं, ऐसी कारों में जो BMW होती है या दूसरी दूसरी वैभवी कार होती है, उसमें प्रोफेसर आता है चश्मा लगाकर, गोगल्स लगाकर, और चरक सूत्र को पढ़ाना शुरू करता है। दूसरा मैं नहीं बता रहा हूँ, वो सब बहुत थे, पीकर भी आता है कभी कभी, कभी दूसरा भी पीता है बाहर जाकर, कैंटीन में अंडा भी होता है, वो सब होकर वहां चरक की पढ़ाई होती है, वहां पर फिर मौज मजा होती है सबकी। और इस तरह से चरक को, सुश्रुत को, वाग्भट को पढ़ाया जाता है। चरक आज होते तो पहले वो आत्महत्या कर लेते कि भाई मैं किसके पल्ले पड़ गया हूँ, तो इसलिए तो वो ऐसी स्थिति ज्यादातर कॉलेजों की है। सीट को 20 लाख रुपया सीट का होता है, एक सीट का एडमिशन लेने का। जो हमको करना था, आयुर्वेद की कॉलेज हमको करनी थी। एक धनिक ने मुझे कहा कि आप मार्गदर्शन देते हो, तो मैं आयुर्वेद की पूरी कॉलेज करना चाहता हूँ। तो मैं कहता हूँ मैं समझ लेता हूँ। तो मैंने एक्सपर्ट को बुलाया आयुर्वेद के कि वहां क्या क्या चलता है मुझे बताओ। तो उन्होंने ये बात बताई कि आपका एक फिक्स करने का कि भाई ये रूम की इतनी चौड़ाई इतना होना चाहिए कॉलेज के लिए, उसका साइन करने का वो 3 लाख रुपया लेगा, गवर्नमेंट का अधिकारी। ये आप जो कह रहे हैं ना, बहुत सरकार अच्छी है अभी, और बिल्कुल भ्रष्टाचार, भारत में तो राम राज्य आ गया है अभी, क्योंकि राम मंदिर बन गया है। तो इसलिए वो एक साइन करने का आज भी पैसा लेता है। वो मैं यूट्यूब पर कह रहा हूँ, चैलेंज करता हूँ कि आज भी ये चल रहा है हर एक कॉलेज में। अब वो 3 लाख कॉलेज वाला कहाँ से निकालेगा? विद्यार्थियों से 20-20 लाख रुपया जो लेगा, अब विद्यार्थियों पैसा कहाँ से निकालेगा? किसान का बेटा है, BMS करने गया है, जमीन दाव पर लगा देगा, उसके ऊपर 5% की लोन ले लेगा, समझ गए? अब वो बेटा कहाँ से भरेगा? वो विचार करेगा कि मैं मेरे पेशेंट को यदि आयुर्वेदिक दवाई लिखूंगा 1-2 तो चलेगा नहीं, मुझे एलोपैथ भी लिखनी पड़ेगी, मुझे और भी कमीशन के लिए तो लैब से साथ सेट कर देता है, जरूर है नहीं रे, रिपोर्ट करवा देता है, उसके साथ सेट कर देता है, उसके साथ सेट कर देता है, ज्यादा से ज्यादा वो भी निकालता है। उसका बेचारे का दोष नहीं है, हम उसको गाली देते डॉक्टर को। उसके पीछे जो है ना, जो बड़े बड़े लोग, वो जो शिक्षण संस्था वाले हैं, वो बड़े राक्षस है। क्योंकि शिक्षण एक बार बिगड़ता है ना, वो बड़ा पापी होता है, और शिक्षण पर कार्य करने वाला अनंत पुण्य प्राप्त करता है। ये हमारे ध्यान में है कि आप शिक्षण पर कार्य करें। शिक्षण बिगड़ गया, आप कोई व्यवस्था सुधार नहीं सकते हो, गारंटी है। एक बार शिक्षण बिगड़ गया तो मूल बिगड़ गया। अब वृक्ष का मूल को बिगाड़ दिया तो आप कौन सी कर सकते हो? इसलिए हम ध्यान रखते हैं, गुरुकुल पे मेरे नाम से तो कम से कम गुरु जी के नाम को कोई भी प्रकार की हानि नहीं हो सकती है। इसीलिए मेरे पास रुपए का महत्व इतना नहीं है जितना गुरुजी का नाम का है। इसके एक भी 100 रुपया यहाँ रह गए ना, सामने से फोन करके बताते हैं कि आपका 100 रुपया यहाँ पर जमा है, आप जल्दी ले जाइए गुरु से। आपको ये मत समझिए ये कोई ऐसी संस्था है। यहाँ पर बहुत महत्व है शिक्षा का, क्योंकि यदि हम बेईमानी करेंगे, हम दूसरों को ठगेंगे, हम दूसरों का जब्त करेंगे, हम ऐसी व्यवस्था करेंगे, तो आगे जाकर हमारे विद्यार्थी क्या करेंगे, उसका हमको पहले देखना है कि आगे वाला विद्यार्थी, संस्कृति गुरुकुल से निकलने वाला विद्यार्थी में इतनी तेजस्विता होगी, हम बता सकते हैं कि भविष्य में 10 साल 15 साल बाद में भी संस्कृति आर्य गुरुकुलम का विद्यार्थी निकले ना, तो किसी का भी गलत नहीं कर सकता है, वो गारंटी होगी। संस्कृति आर्य गुरुकुलम का ये हम आज बता सकते हैं। आज संस्कृति आर्य गुरुकुलम में जितने भी निकले पूरे भारत से गुरुजी के पास पढ़कर, एक भी बता दे कि एक ने भी बेईमानी की हो, एक ने किसी का पैसा कोर्स के नाम से लिया हो, एक का पैसा पढ़ा कर लिया हो, इस तरह का कोई तिकड़मबाजी की हो, आज आप नहीं बता सकते हैं। फेसबुक पर देख लीजिए आप, वो आप सर्च कर लीजिए कि संस्कृति। तो एक शिक्षा का महत्व है, बच्चों को ये सिखाना है भारत का व्यक्ति कैसा होना चाहिए, आदर्श जीवन कैसा होना चाहिए, वो हम शिक्षा के माध्यम से पढ़ाएंगे। राजेश्वर राव जी, आप बहुत अच्छा इसका प्रचार कर रहे हैं, और गुरुकुल शिक्षा को हम हर एक सेशन में मैं ये बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि केवल हमको संस्कृत नहीं सीखना है, केवल हमको आयुर्वेद नहीं सीखना है, केवल हमको पंचगव्य नहीं सीखना है,
वो सब सीखते सीखते हमको भारत की आधारशिला को मजबूत बनाना है। गुरुकुल शिक्षा का ये पुनः एक बार एक चांस आया है, उस पर हम आराम से इसकी शिक्षा को पुनः प्रतिष्ठित कर सकते हैं। अब हम नहीं करेंगे तो फिर हमारा प्रमाद है, आलस्य है, फिर हमारे बहाने हैं सब कुछ कि भाई अभी नहीं होगा, कभी होगा। और बहाने मेरे पास भी निकालने होते तो 50 थे। मेरे पास पैसा नहीं है, नहीं था, वो भी बड़ा बहाना था। आज भी वो भी बड़ा बहाना हो सकता था कि चलो मैं भी करता कुछ काम। आपके पास करना है कोई भी कार्य तो उसके 100 कारण होंगे। आपको नहीं करना है तो वही 101 कारण मिल जाएंगे आपको देखना है कि करना है ये कार्य को, संकल्प ले। आप संकल्प ले, हम ये कार्य करेंगे, आगे जाकर संस्कृत सीखेंगे, आयुर्वेद सीखेंगे। गुरुकुल के प्रति हम सब लोग, राजेश्वर जी और हम सब लोग हमारे तैयार है। और सभी संस्थाएं इसके ऊपर मैं चाहता हूं कि इसका प्रचार करें। ये मेरा केवल अकेले का नहीं कार्य, सबका कार्य है। तो मैं ज्यादा से ज्यादा पढ़ाने की कोशिश करूंगा। मैं चाहता हूं कि मेरे जितने विषय है वो मैं सबको पढ़ाऊं, तो सबको ऐसा घर बैठे कुछ मिले, तो आप अपना अच्छा समय इसमें लगा सकते हैं। और ये संस्कृति की सबसे बड़ी सेवा मैं मानता हूँ कि ये सबसे बड़ी संस्कृति की सेवा है, जो ज्ञान, क्योंकि वो मुझे भगवान ने ये दिया है तो मैं ये कर्तव्य पालन कर सकता हूँ। मेरे शायद कम लोग होंगे जो ये सेवा कर सकते, तो इतना अवसर है मेरे लिए। आप ये समझिए, मेरे लिए ये अवसर है, आप भी उसको अवसर समझिए। अवसर आप समझते हैं ना, अपॉर्चुनिटी है, आप इस तरह से समझिए। ये अपॉर्चुनिटी दूसरी बार नहीं आएगी। मुझे भी आज इतने लोग सुन रहे हैं, इतने लोग घर पर बैठकर अभ्यास कर रहे हैं, तो इस तरह से मुझे आनंद हो जाता है। इतने बच्चे को मैं जब संस्कृत पढ़ने को देखता हूँ तो गुरुजी को याद करता हूँ कि ये केवल ना केवल एक गुरुजी के कारण हुआ है कि आज इतने बच्चे संस्कृत सीख पाते हैं। आज गाँवों गाँवों से, शहर शहर से मेरे जैसे आदमी के पास एक आप आते थे, जबकि मेरी कोई योग्यता इतनी नहीं है कि मैं ये लाइन में आता, मैं ये पढ़ पाता। मैं गुजरात के छोटे गांव व्यक्ति था, उसमें भी मैं ये मॉडर्न में पढ़ा था 7वीं 8वीं में। तो ये गुरुजी के कारण हुआ है। आज इतने संस्कृत पढ़ रहे, इतने आयुर्वेद को जान रहे, इतने पंचगव्य की शिविरें करते हैं, इतने सारे लोग गुरुकुल के विषय पर आज कार्य कर रहे हैं। तो उसको एक एक एकमात्र, बहुत सारे गुरुकुल है लेकिन एक दीवादंडी के समान जो संस्कृति गुरुकुल है, वो हर एक विषय पर मार्गदर्शन हम देते हैं। और बच्चों को जब पढ़ते देखते हैं, जब वो पढ़ रहे होते, सीख रहे होते घर घर पे जाकर, तो हमको आनंद आता है। आज मैं राजकोट में भी एक घर पे गया था, तो संस्कृत पढ़ रहा था और बताया मुझे कि आपका क्लास में सुनता हूँ, तो मुझे बहुत याद आ गई गुरुजी की कि वाह, ये इसके कारण होता है। हम सब तो निमित्त थे, लेकिन गुरुजी ने तो एक व्यवस्था खड़ी करने के लिए बहुत ही कार्य किया है। वो चिरस्मरणीय है। वो आप बिलीव नहीं कर सकेंगे, उतना है। तो वो हम जानेंगे, अपने आप को संकल्पबद्ध बनाएंगे। और एक रिक्वेस्ट है, व्यर्थ को छोड़ दीजिए, टीवी छोड़िए, पेपर छोड़िए, ये सब बातें व्यर्थ की है। आप 1 साल पेपर पढ़कर, 1 साल टीवी पढ़कर की आपके जीवन में कुछ ऐसा नहीं पाएंगे कि मैंने ये पा लिया। भाजपा कांग्रेस, आपको ये सबको छोड़िए, ये सब राजनीति की चर्चा अखाड़ा छोड़िए, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। ये केवल बहानाबाजी है। अपनी आपको विद्या में व्यग्र करिए, भग्न करिए, तो आप 1 साल के बाद देखेंगे आपके जीवन में कितना परिवर्तन आया है, आपके बच्चों के जीवन में परिवर्तन आया। उनको भी बिठाइए पढ़ने के लिए। तो इतना ही मैं कहूंगा। आगे आपको कभी भी इसमें समय बढ़ाना है, दूसरा वर्ग शुरू करना है, मैं हर हमेशा तैयार हूँ। और वो मैं तैयारी करके आता हूँ, तैयारी मैं करके ही आऊंगा, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। आपके समय का मैं पूरा का पूरा लाभ लूं, पूरा का पूरा लाभ दूं आपको। आपके समय जो इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें, मुझे पता है, तो वो भी आप संकल्प करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस तरह से करिए, तो हम बहुत कुछ परिवर्तन ला सकते हैं भविष्य में। शिविरें करके, भविष्य में कुछ ऐसा सकारात्मक और विचार करके, कार्य करके। धन्यवाद। तो फिर से हम बुधवार को गुरुकुल के सेशन में मिलेंगे, तब गुरुकुल व्यवस्था के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानते जाएंगे। बहुत सारे भारत में गुरुकुल खुलने लगे हैं, उसको दिशा देनी है, उसको प्रॉपर, उसको मार्गदर्शन देना है, ताकि उनके बच्चे हमारे बच्चे हैं, और वो भी वहां पर जो पढ़ेंगे वो भी अच्छा पढ़ सकता है। संस्कृति गुरुकुलम ये नहीं मानता है कि एक भौतिक स्ट्रक्चर राजकोट में है वो संस्कृति गुरुकुल है और बाकी सब हो रहे, वो एक विचार है, वो जंगम विचार है, वो सब जगह पर है। तो इसलिए सबको दिशा
जिसके पास कुछ मार्गदर्शन चाहिए वो देना है, और सबको तैयार करके गुरुकुल की नींव भारत में उतनी दृढ़ता से रखेंगे तो आपको पता है कि ये काम फिर से होगा तो हम भारत के लिए बहुत कुछ इस सदी में कर पाएंगे, इस समय में कर पाएंगे। तो आप संकल्पबद्ध होइए। तो अभी इसके ऊपर पुनः विचार करेंगे, पुनः हम मंथन करेंगे। नमस्कार, पुनः मिला। थैंक यू गुरुजी। शिव प्रसाद गारू, क्लोज।